वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विमलेश सिसोदिया पर आपका स्वागत है। और मैं आज से ऑडिट जो अंकेशन जो बुक है आपकी बीकॉम के अंदर चलने वाली जैसे ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर ये ऑडिट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। और ये जो ऑडिट है ये ऑल ओवर राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। तो हम आज से ऑडिट की स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ये मेरी पहली क्लास होगी, क्लास 1। और ऐसे धीरे धीरे करते करते हम इसे आने वाले 2 से 3 शायद 2 मंथ मैक्सिमम के अंदर हम इस पूरी ऑडिट को कंप्लीट करेंगे। अब आज मैं यहाँ पर पहली क्लास ले रहा हूँ आपके ऑडिट की, तो आप ध्यान से सुनेंगे। और मैं इसके साथ में ही ये यूट्यूब पर इसका पीडीएफ का लिंक भी शेयर करूँगा कि आप मेरे जो नोट्स से बनाए हुए हैं उनको आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपने पास में एक कॉपी और पेन ले लिया करें, जिससे कि आपको जो भी चीज़ मेरे समझा रहा हूँ उसे आप अलग से अपनी फॉर्म में अलग से और नोट कर सकते हैं। एक अच्छे नोट्स आप बना सकते हैं। ध्यान रहिए, मेरे जो यहाँ पर नोट्स आपको दे रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, वो बिल्कुल कंसेप्चुअल टॉपिक है, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स के साथ बनाए हुए हैं। यहाँ पर कचरा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर केवल क्वालिटी है, क्वांटिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और आप इससे ही याद करें और इतना ही याद रखें। इससे अनावश्यक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूरी बुक को याद भी नहीं कर पाते हैं और ना ही आप अच्छे से लिख पाते हैं, इस कारण ही आपके हमेशा थ्योरेटिकल पार्ट्स के अंदर मार्क्स कम रह जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस साल आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। तो आप जैसा मैं समझा रहा हूँ उसे उसी भाव में समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक वर्ड्स हैं उनको बारे में स्टडी करेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं शायद 11th क्लास के अंदर, या नहीं भी पढ़े हो तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आपने सुना होगा दोहरा लेखा प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ये आपने सुना होगा पहला कि हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास दो पक्ष पाए जाते हैं। और एक तो क्या है आपका डेबिट पक्ष का और क्रेडिट पक्ष का। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास में दो पक्ष होंगे, तो उसे हम दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। अब ये जो लेखा प्रणाली थी ये पूरी साइंटिफिक थी, ठीक है ना। इसमें इसे प्रणाली को हमें साइंटिफिक माना गया है। तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1494 के अंदर। कहाँ पर हुआ था? इटली के वेनिस शहर के अंदर हुआ था। और इसके जनक कौन थे? फ्रा लुकास पेसियोलियो। तो आपको बस केवल इतना ही इसके बारे में याद रखना है कि इसके जन्मदाता कौन थे, किसने इनको जन्म दिया है। इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, डेबिट क्रेडिट। और ये पूरी क्या है, साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रणाली है। अब इसके बाद में हम आगे स्टडी, आपने आगे जो वर्ड सुना होगा उसके बारे में चर्चा करता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा, बुक कीपिंग। सुना है? बुक कीपिंग क्या है? अब देखिए बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग हिंदी में बोलते हैं पुस्त पालन। पुस्त पालन से मतलब क्या होता है, आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ बुक्स को मेंटेन करना है। पुस्तकों से मतलब बुक्स को मेंटेन करना है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपकी व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की जो कला है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? पुस्त पालन बोलेंगे। ए आर्ट ऑफ राइटिंग क्या है? ये लिखने की एक कला है। कौन किसको लिखा जाता है? इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को, व्यापारिक व्यवहार को रखा जाता है इन द बुक्स। बुक्स के अंदर मतलब हमारी जो जनरल बुक्स है, जो हमारे प्राइमरी बुक्स हैं, उनको प्राइमरी जो बुक्स है वो है, जैसे परचेज बुक हुई, सेल्स बुक्स हुई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल्स हुई। तो इसके अंदर हम ओपनिंग रूप से हम इस चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग का जो कार्य किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। अब आप इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग आ जाता है, आपका रिकॉर्ड करना है आपको। तो वो जो कार्य है वो आपको क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग कहलाएगा। अब इसमें देखिए, आपको मैं एक चीज़ नोट कराता हूँ। ये जो बुक कीपिंग का जो कार्य है ना, ये ध्यान सुनेंगे आप, किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसे 12th पास व्यक्ति भी आराम से कर सकता है। जरूरी हो कॉमर्स से ही हो, नॉन कॉमर्स वाला बैकग्राउंड भी वो व्यक्ति कर सकता है। केवल उसे रिकॉर्ड करना है, केवल उसे एंट्री केवल खातों में खत्म नहीं करना है, बस केवल उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए क्या ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या है? प्राइमरी वर्क है हमारा। हमारा जो हम जो अकाउंटेंसी में पढ़े तो हम उसका क्या है, ये प्राइमरी वर्क है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या हो, आगे हम स्टडी करते हैं। हमारे पास में आगे है, आपने वर्ड सुना होगा अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र। तो लेखाशास्त्र क्या होता है? जो व्यापारिक व्यवहार, जो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उनके अंदर हमें चार प्रक्रिया, व्यापारिक मतलब लेखाशास्त्र का लेखांकन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको एक तो इस लेखांकन को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में क्या है, चार प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। उन चार प्रक्रियाओं को जब पूर्ण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लेखाशास्त्र बोलेंगे, लेखांकन बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे। ठीक है। अब अकाउंटिंग क्या है यहाँ पर देखिए,
लेखा शास्त्र व्यापारिक व्यवहार का अभिलेखन से होता है मतलब रिकॉर्डिंग। ये एक वर्क हो गया कि आप रिकॉर्ड करेंगे। इसका सेकंड वर्क हो गया आप उसका क्लासिफिकेशन, मतलब आप क्या करें, सबसे पहले आपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे भाई, परचेज बुक्स का टोटल, सेल्स बुक का टोटल लगाएंगे, फिर आपको उनका अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करते हैं, और फिर बाद में आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर कहते हैं संक्षिप्तीकरण। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में आप क्या करते हो, संक्षिप्तीकरण करने के लिए आप संक्षिप्तीकरण पे आने के लिए आप करते हो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, ये सब चीज़ें बनाते हो, ठीक है ना। जो कैश फ्लो, फंड फ्लो है, वो सारे स्टेटमेंट्स आप बनाते हो, जैसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो वो सारा कहाँ होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, समराइजेशन होता है। समराइजेशन मतलब क्या होता है, आपने साल भर में बिजनेस किया और बहुत सारी एंट्री करी, और आपने 2 पन्नों के ऊपर उसके ऊपर लेकर 2 पेज पे आप उसे लेकर आ गए। कैसे लेकर आ गए, आपने ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया और आपने बैलेंस शीट बनाई, तो 2 पेज का समराइज हो गया। इसके बाद होता है निर्वचन इंटरप्रिटेशन। अब निर्वचन इंटरप्रिटेशन क्या है, ये एक सोचने की प्रक्रिया है कि आप है ना टेस्ट करते हो कि निर्वचन इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने क्या अच्छा बुरा किया, बुरा किया, हमें लास्ट ईयर से हम कंपेयर करते हैं आने वाले और हमारे जो सिमिलर बिजनेस होते हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो वर्क, हमारी जो पॉलिसी रही वो अच्छी रही, खराब रही, हमारे कहाँ पर हमने पीछे रह गए और कहाँ हमारा पॉजिटिव पॉइंट रहा। तो इसको बोलते हैं निर्वचन। ये मतलब अधिक बुद्धि योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार मैं बोलूँगा लेखा शास्त्र में क्या है, 4 प्रकार की प्रक्रियाएँ की जाती है। आप ध्यान देंगे 4 प्रकार कौन कौन से कार्य थे, आपको वापस से नीचे नोट कराया गया है कि पहला है रिकॉर्डिंग, अभिलेखन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, फिर तीसरा समराइजेशन और इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग के अंदर क्या था, ओपनिंग के अंदर जो बुक्स के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलेंगे। क्लासिफिकेशन में आपने जो अकाउंट्स के अंदर, खातों के अंदर जो अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करोगे, उससे फिर बाद में आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उसे बोलेंगे। इन दोनों कार्यों को मिलाकर अपन बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। इन दोनों कार्यों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। इसके बाद में हम क्या बोलते हैं, हम उनका समराइजेशन करते हैं। हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं समराइजेशन के अंदर बैलेंस शीट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जब ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाएंगे तो इन सब चीज़ों को बोलने का समराइजेशन। और फिर जब हम उनके ऊपर सोच कर विचार करते हैं कि हमने क्या अच्छा बुरे कर्म किए, हमने साल भर में क्या हमारा डिफॉल्ट गया, क्या हमें कर लेना चाहिए था, कहाँ पर हमारे जो लूज पॉइंट्स है वो रह गए, सिमिलर बिजनेस से हम कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर वाले हमारे बिजनेस से कंपेयर करते हैं। तो ये सब कौन सी प्रक्रिया बताया, ये था इंटरप्रिटेशन। हम उसके ऊपर राय, हम ये चर्चा करते हैं कि हमने अच्छा किया, बुरा किया, कैसा वर्क हमने किया है। तो इस प्रकार हमने देखे कि हमारे 4 जो कार्य वो मिलकर हमारे क्या कहलाते हैं, लेखांकन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पुस्त पालन मतलब जहाँ बुक कीपिंग आपकी समाप्त हो जाती है, जहाँ आपकी क्या हो गई, बुक कीपिंग आपकी समाप्त हो जाती है, वहाँ उसके बाद बुक कीपिंग समाप्त होने, वहाँ पर आपकी अकाउंटेंसी लेखांकन का कार्य स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको बुक कीपिंग करनी होगी, उसके बाद में आप अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, सबसे पहले प्राइमरी वर्क क्या होगा, बुक कीपिंग, उसके बाद क्या होगा, आपके अकाउंटिंग का वर्क होएगा, आप लेखांकन कार्य करेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, हम अब आज के हम मुख्य टॉपिक पर आते हैं। अब आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है, ये आप देखिए जानेंगे। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है हमारा ऑडिट। अब मैं ऑडिट के आने से पहले क्या है, कुछ टर्म्स हमारे बार बार यूज आती है, इसके बारे में पहले आपसे स्टडी कर चुका हूँ। मैंने ज़्यादा डीपली यहाँ पर स्टडी नहीं करी है, लेकिन फिर भी मैंने वर्बली स्टडी कर ली है। यहाँ पर आपके ज़्यादा डीपली पॉइंट चाहिए तो फिर आपको ये अकाउंटिंग का पार्ट आएगा, तो वहाँ अकाउंटिंग के अंदर मिलेगा। मैंने थोड़ा सा अकाउंटिंग को इन्वॉल्व किया था इसको स्टार्ट करने से पहले। अब देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बेसिक एलिमेंट्स, है ना। आपको आप क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर हम अंकेशन ऑडिट को स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है बेसिक एलिमेंट्स। तो बेसिक एलिमेंट्स मैंने आपको 4 बताए हैं, तो इन चारों को आप याद रखेंगे। पहले तो क्या है कि ये एक क्या है, स्वतंत्र जांच है, फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री होकर आपने टेस्ट किया है, आप बायस नहीं हो, आप किसी के दबाव में, प्रेशर में आकर आप जांच टेस्ट नहीं करवा रहे हो, ठीक है। तो ये जो करने वाला व्यक्ति उसे हम अंकेशक बोलते हैं, ऑडिटर उसे बोलते हैं, जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा होता है। तो वो क्या है, एक स्वतंत्र जांच है। फिर ये जांच कहाँ की, वित्तीय सूचनाओं की। वित्तीय सूचनाओं से मतलब क्या होता है, इन फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं आपके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं आपके, बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग P&L अकाउंट हो गए आपके, ठीक है। आपका जो कैश फ्लो, फंड फ्लो, या ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके क्या आते हैं, आपके पास में वित्तीय सूचनाओं के अंदर होते हैं। तो इन सबको क्या आप क्या करते हैं, इन सबकी ऑडिट आप करवाते हो। तो वित्तीय सूचनाओं की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये किसी भी संस्था की हो सकती है। किसी भी संस्था से मतलब ये जरूर नहीं कि वो बिजनेस वर्क उसका पर्पज हो, चाहे उसका लाभ कमाने का उद्देश्य हो चाहे नहीं हो। जैसे मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे वर्क करती है जहाँ गवर्नमेंट का उद्देश्य बिल्कुल प्रॉफिट, लाभ कमाना नहीं होता है, लेकिन उन कार्यों की भी ऑडिट की जाती है। क्या, उन कार्यों की ऑडिट की जाती है जो लाभ या बिजनेस के पर्पज से नहीं किए जा रहे हैं, तो उनकी भी ऑडिट की जाती है।
और कैसा भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी करा सकता है, एक कॉलेज भी करा सकता है, एक यूनिवर्सिटी करा सकती है, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी करा सकता है, एक कंपनी करा सकती है, कोई भी व्यक्ति एक बैंक करा सकता है, कोई भी व्यक्ति ऑडिट करा सकता है। तो ऑडिट किसी की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वहाँ लाभ कमाने का उद्देश्य हो, चाहे उसका वैधानिक स्वरूप मतलब उसका जो लीगल प्रेजेंटेशन हो कैसी भी हो सकती है। और यह जांच उक्त सूचना पर राय प्रकट करने के लिए की जाती है। तो आप यहाँ पर फिर ये करेंगे कि हमारा क्या है, राय प्रकट करने के लिए। तो आपके चार जो वर्ड्स हैं इनको पर हमेशा ध्यान रखना है, इन चार वर्ड्स के बिना इसकी डेफिनेशन को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो चार वर्ड्स क्या क्या है आप ध्यान देंगे। पहले तो क्या है, ये एक स्वतंत्र जांच है, किसकी है, वित्तीय सूचना होगी, कोई भी संस्था इसे करवा सकती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, केवल राय प्रकट करना। इसका उद्देश्य कभी भी ये नहीं है कि हम गबन को बाहर निकालेंगे, किसने कितनी चोरी करी है बिजनेस में, हम किसको सजा दिलवाना है, इस तरह के कोई भी कार्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल राय प्रकट करना है। हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि आपके यहाँ चोरी हुई है या नहीं हुई है। हमें ऐसा लगा, हम हमारी राय में ऐसा करें। एक ऑडिटर जब अपना फाइनल रिपोर्ट देता है वो अपनी राय बताता है कि मेरी राय में ऐसा ऐसा किया गया है और ऐसा ऐसा होने जाना चाहिए। वो यही सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि इस यहाँ चोरी हुई है या नहीं हुई है, वो इस तरह की वर्डिंग यूज नहीं करता है। तो आपके पास में चार वर्ड्स यदि आप याद हो जाएँ तो हम इसकी जो डेफिनेशन है वो बना सकते हैं। अब डेफिनेशन से हम देखिए क्या, अंकेक्षण किसी भी संस्था का, चाहे उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो या नहीं हो, चाहे उसका वैधानिक स्वरूप कैसा भी, मतलब वैधानिक स्वरूप से मतलब उसका जो लीगल प्रेजेंटेशन हो कैसी भी हो सकती है, जैसे कि वो एक कंपनी हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, एक सामान्य व्यापारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कि वित्तीय सूचनाओं किसकी, मैंने ऊपर भी बड़े आप याद कराया था, क्या एक संस्था आ गई। ठीक है, संस्था की बात क्या है, वित्तीय सूचना हो गई। वित्तीय सूचना क्या है, स्वतंत्र जांच है जिसका उद्देश्य क्या है, केवल राय प्रकट करना है। इसका उद्देश्य क्या है आपका, राय प्रकट करना। किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है कि यहाँ पर चोरी हुई है या नहीं हुई है, आपका केवल राय प्रकट कर सकते हो। हम 100% गारंटर नहीं है कि हम गारंटी ले लेंगे अब बिल्कुल सही काम हुआ है, बिल्कुल चोरी हुई है। हम केवल अपनी राय प्रकट करते हैं यहाँ पर ऑडिटर की फॉर्म के अंदर। तो आपको चार वर्ड्स यदि याद होंगे तो ही आप एक अच्छी डेफिनेशन बना पाएंगे। ध्यान रखना, यदि एग्जाम के अंदर इन शब्दों को आप रिप्लेस कर देते हो, किसी और वर्ड से जोड़ देते हो, तो आपके 100% मार्क्स कटेंगे। यदि 2 नंबर की डेफिनेशन में आता है ये क्वेश्चन तो आपको 2 नंबर तभी मिलेंगे जब आपने यहाँ से डेफिनेशन सही लिखी हो। यदि बड़े क्वेश्चन के अंदर भी आपसे ऑडिट हो, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर जब हर कोई सी डेफिनेशन आप लिखे आते हैं मन मर्जी से, तो आपके वहाँ पर नंबर भी वो अपनी मन मर्जी से देता है, फिर आपकी वहाँ मार्किंग भी डिफिकल्ट होती है। तो आप यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देंगे कि ये क्या है, किसी भी संस्था में करवा सकती है। ये क्या है, वित्तीय सूचना की जांच है, स्वतंत्र जांच है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, केवल राय प्रकट करना होता है। आगे देखिए, अब इसके हमने यहाँ डेफिनेशन को तोड़ने के समझने के लिए मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स बना दिए। उन 4 पॉइंट्स को आप याद करेंगे। 4 पॉइंट्स को याद करने के बाद आपका डेफिनेशन बन गई है। अब डेफिनेशन बनने के बाद में अब हम इसके हिस्ट्री में जाते हैं कि हम ये कहाँ से कब कैसे कैसे मिला हमें। तो हम यहाँ जो मेन वर्ड्स है उसके ऊपर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या हुआ था, इसके साथ में कैसे कैसे हमारा ये बना। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये ऑडिट जो वर्ड है ना, ये सबसे पहले ना मतलब साम्राज्य, मतलब जो बिजनेस, जो सेना राजा अपनी सेनाओं के लिए करवाना स्टार्ट किया था। इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि वो ये जानना चाह रहा था कि मेरे पास में जब हम लोगों ने साल भर के अंदर साम्राज्य चलाया तो वो जानना चाह रहे थे कि हमारे पास में कितना व्यापार मंडल हमारा कितना है, कितनी बड़ी हमारी सेना है और सामने वाले की सेना कितनी है। ये सारी चीज़ें हम जानना चाह रहे थे। उन लोगों की इच्छा होती थी कि हम जानें कि हमारा जब इतना बड़ा बिजनेस फैल चुका है तो उन लोगों को पता होना चाहिए था कि उनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल फैल चुका है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास में कितनी तो एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है। और इन सब चीज़ों के लिए वो किसी और व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया करते थे। तो फिर वो व्यक्ति उन सब चीज़ों को टेस्ट किया करता था और वो एक स्वरूप दिया करता था कि साहब आपके पास में इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, इतनी आपके पास में देनदारियाँ हैं, इतनी एसेट्स है, इतनी आपकी लाइबिलिटीज़ है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। हम टेक्निकल वर्ड्स पे आते हैं। टेक्निकल वर्ड्स आते हैं कि अंकेक्षण का जो उत्पत्ति है, जो इसका जन्म है, वो कहाँ हुआ है, लेटिन भाषा के हुआ है। लेटिन भाषा कौन से शब्द से हुआ है, ओडायर से। ओडायर का मतलब होता है टू हियर, मतलब सुनना। ठीक है, तो ये इसका प्रक्रिया क्या थी, सुनना। पहले का जो बड़ा सबसे बड़ा बिजनेस था बहुत पुराने टाइम के अंदर, तो सुना करता था अपना बिजनेस के बारे में कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। क्यों, छोटा बिजनेस तो वो खुद ही देख लेगा भाई कितना है, मेरी दुकान में कितना माल है। लेकिन जिसका बहुत बड़े बड़े राज्यों के अंदर फेल रखा हुआ बिजनेस, तो उसको वो अपॉइंटमेंट क्या करता था, एक टीम को, एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया करता था जो उसे सुनाया करता था कि आपका बिजनेस क्या है क्या नहीं है। अब देखिए आगे बताया गया कि अंकेक्षण कला व विज्ञान है, एक आर्ट और साइंस है, बट इट इज नॉट कॉमर्स। कॉमर्स को डेफिनेशन आता है तो कॉमर्स के अंदर हमने उनको शामिल किया था जो आपकी जो बिजनेस के लिए जो सहायक क्रियाएं हैं, जो सब्सिडरी एक्टिविटीज़ है, उनको हमने वाणिज्य जो कॉमर्स की डेफिनेशन शामिल किया था।
तो ऑडिट कराना कभी भी बिजनेस के लिए मतलब सहायक प्रक्रिया नहीं है उसकी। आप ऑडिट कराओ तो आपकी इच्छा है, नहीं कराओ तो मत कराओ। इसके बिना ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस नहीं चलेगा, आपका रन हो सकता है। तो ये एक वाणिज्य प्रक्रिया नहीं है, एक वाणिज्य की सहायक मतलब एक व्यवसाय की सहायक प्रक्रिया नहीं होने के कारण ये कॉमर्स के अंदर काउंट नहीं होती है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, इनकेशन कला है, विज्ञान है। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर हम ऑडिट पढ़ते हैं, वो एक अलग टर्म है। यहाँ पर वाणिज्य से मतलब है केवल बिजनेस की सहायक क्रियाओं से, और जो कॉमर्स जो हम पढ़ते हैं वो एक बॉडी टर्म हो जाती है। ठीक है, उस टर्म का मतलब होता है कि हमने कॉमर्स फील्ड ले रखा है, एक फील्ड चॉइस कर रखा है, तो उस फील्ड का जरूर एक पार्ट है। बट हम यहाँ पर टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन कला वो विज्ञान है लेकिन वाणिज्य नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जहाँ लेखांकन कार्य, जहाँ अकाउंटिंग आपकी समाप्त हो जाती है, वहाँ पर आपका प्रारंभ होता है अंकेक्षण। तो पहले मैंने बताया था कि जहाँ बुक कीपिंग पुस्तकालन समाप्त हो जाता है वहाँ क्या होती है, अकाउंटेंसी। और जो जहाँ अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगी फिर वहाँ पर क्या होगा आपका ऑडिट। भाई ऑडिट होता क्या है, ऑडिट तो क्या है, जब सब कुछ कार्य हो चुका उसके बाद में जांच होगी। टेस्ट ही तो है, जांच ही तो जांच कब होएगा, जब सारे कार्य हो चुके होंगे। और सारे कार्य मुख्य कार्य अकाउंटेंसी कब होगी, जब आपका ओपनिंग कार्य जो सबसे इजी गोइंग कार्य था वो हो चुका होगा, तब ये काम अकाउंटिंग करोगे। तो ये इसी स्टेप में चलेगा, सबसे पहले बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग, और फिर बाद में ऑडिटिंग। अब लेखांकन का विश्लेषणात्मक पहलू है, ये एनालिटिकल है, विवेचनात्मक है। ये यहाँ मतलब विवेचन किया जाता है, हमको विश्लेषण कर रहे हो आप यहाँ पर कि हमें हमारा जो बिजनेस हो कैसा रहा कैसा नहीं रहा है। अब देखिए एक वर्ड से आप यहाँ पर कि ये वित्तीय विवरण है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी एक स्वतंत्र जांच है। ये हमने पहले बोलिए स्वतंत्र जांच है। स्वतंत्र जांच को बोले निष्पक्ष है, मतलब स्वतंत्र जांच मतलब ये होगा कोई किसी व्यक्ति पर जो ऑडिटर है आपका अंकेशक, उस पर किसी प्रकार दबाव नहीं। निष्पक्ष मतलब वो बायस नहीं है, मतलब पहले से नहीं ठान लेगा कि नहीं यहाँ पर तो मुझे चोरी पकड़नी ही पकड़नी है, या पहले से नहीं ठान लेगा चाहे यहाँ पर उसको कितनी चोरियाँ मिल जाए, वहाँ पर कितना गबन मिल जाए, लेकिन वो ठान लेगा कि नहीं मुझे इस कंपनी की रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिव ही देनी है, मैं तो इसके हमेशा ही पक्ष में चलूँगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति बायस नहीं होएगा। तो यहाँ पर अनबायस व्यक्ति मतलब वो निष्पक्ष है। और ये क्या है, आलोचनात्मक जांच है, क्रिटिकल जांच है। मतलब ये मतलब थोड़ा सा यह प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर हम वहाँ पर जो हम जाँच करें थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब 5-10% हम अपना नेगेटिव पॉइंट्स लेकर चलते हैं कि यार संभव यदि मुझे कुछ भी यहाँ पर गबन मिल जाता है तो मैं कोशिश करूँ मिल जाए, और मैं उसके ऊपर प्रकट करूँ कि हाँ यार आपके यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रहा है, ये कार्य गलत हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल शिकारी डॉग की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल हंटर डॉग की तरह हो जाएंगे कि हमने ना वहाँ ढूंढना है, हमें गबन ढूंढना है, हम खोद के ढूंढे जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। आलोचना क्रिटिकल व्यू है कि मतलब आपको ये जरूर देखना है कि संभवतः वहाँ जितने भी आपको नेगेटिव पॉइंट्स है, जितने भी आपको गबन चोरी मिल सकती है, वो आप प्रकट करें, वहाँ पर डिस्क्लोज करें उन्हें कि हम आपके बिजनेस के अंदर ऐसा नेगेटिव पॉइंट से ये पाए गए हैं। लेकिन हम गारंटी लेकर नहीं जाएंगे कि हमें यही कार्य करना है। ठीक है, हम सामान्यतः जांच करेंगे। तो आपके यहाँ पर बात करेंगे तो मैं वापस यहाँ बात करता हूँ कि ये क्या है, स्वतंत्र जांच है, निष्पक्ष जांच है, और आलोचनात्मक जांच है। फिर ये आगे आप स्टडी करेगा कि एक सामान्य जांच है। हम देखिए कैसे अंकेशक एक सामान्य जांच है। अब सामान्य जांच है तो सामान्य जांच क्यों है, ये एक विशिष्ट जांच क्यों नहीं है, क्योंकि जब विशिष्ट जांच करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनुसंधान, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिट क्या हुई, ऑडिट आपकी सामान्य जांच हुई। जब आप किसी कार्य की विशिष्ट, किसी बिजनेस की विशिष्ट जांच कर लोगे, स्पेशल टेस्ट कर लोगे आप, तो उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या होता है, सामान्य जांच में मतलब हमने कहा था ना हम क्रिटिकल व्यू लेकर चलते हैं, क्रिटिकल व्यू लेकर चलते हैं तो हम क्या मानते हैं कि हमें यहाँ पर सामान्यतः गबन मिल जाए तो हम उसे जरूर डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन हम उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करते। विशिष्ट जांच क्या होती है, ये तब की जाती है जब गबन फ्रॉड आ चुका होता है। जब क्या है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है तो वहाँ का जो एम्प्लॉई है, बहुत सारे एम्प्लॉई उन्होंने जालसाजी करके वहाँ पर गबन फ्रॉड कर रहे हैं। तो वहाँ का जो मालिक है, जो ओनर है, उन लोगों को पकड़ने के लिए कि ऐसे लोग कौन कौन डिफॉल्टर हैं, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति जो मेरे ही बिजनेस के प्रति बेईमानी कर रहे हैं, उनके लिए एक विशिष्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करेगा, विशिष्ट जाँच करवाएगा, उसे हम बोलेंगे अनुसंधान। ठीक है, तो अनुसंधान का तो उद्देश्य ही क्या हो जाता है, मतलब बिल्कुल ये ढूंढना ही हो जाता है कि आपने चोरी करी तो क्यों करी और कितनी चोरी करी है। ये रिपोर्ट देगा वो तो वहाँ पर कि आपने चोरी करी और कितनी % लेवल तक करी, किस किसी व्यक्ति को आप गुनहगार हो, कितना आपने चोरी कर ली है। तो जबकि वो अंकेक्षण का सामान्य जांच हो सकता है उसे पकड़ भी ले उस चीज़ को, हो सकता है नहीं भी पकड़ पाए वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीके से करी गई है मतलब कोई भी गबन, तो जरूर नहीं है कि सामान्य जाँच में पकड़ा जाएगा क्योंकि सामान्य जाँच है। इन्वेस्टिगेशन जाँच नॉर्मल तभी की जाती है जब बिजनेसमैन जो उसका मालिक है उसको पता चल जाता है कि यार मेरे जो एम्प्लॉई है वो यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो फिर वो स्पेशल जांच करवा लेता है। इसके बाद में हम आगे करेंगे कि यह एक प्रशिक्षण सैंपल टेस्ट है। सैंपल टेस्ट से मतलब क्या है कि अंकेशक क्या एक बिजी मैन है बहुत, मतलब वो उसके पास समय की कमी होती है। वो जरूरी तो है नहीं कि वो साल भर ही आपके बिजनेस को देखता रहेगा। जहाँ भी अंकेशक अपॉइंटमेंट हुआ है, जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करने का कार्य करेगा, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटर अंकेशक।
तो उसके पास में हर समय वो आपकी बिजनेस के पास बैठा रहेगा, जिस व्यक्ति का हमें ऑडिट करनी है वहाँ बैठा रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, हम वहाँ पर सारी चीज़ों को ना देख कर, क्योंकि सारी चीज़ों को देखना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़े बड़े बिजनेस को सारी चीज़ों को नहीं देखा जा सकता है। तो उस केस में हम क्या है, वहाँ की कुछ सैंपल बेस कर कुछ चीज़ें उठाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, और उन सैंपल बेस को उठाने के बाद हम तय कर देते हैं कि आपके यहाँ पर गवर्नमेंट फ्रॉड पाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपका जो बिजनेस है वो सही दिशा में चल रहा है नहीं चल रहा है। हम एक एक पेपर को चेक न कर हम सैंपल बेस कुछ अच्छी चीज़ों को उठाकर हम चेक कर लेते हैं। अब जो चेक की जाती है वो आदर्श नमूने होने चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपने सिक्का उछाला और आपने तय कर लिया कि हम इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं आपने पासा फेंका इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे। जैसे कि आप बिजनेस चल रहा है अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो नॉर्मली मार्च की जो बुक्स है वो हमेशा देखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्लोजिंग ईयर, तो क्यों आपका क्लोजिंग टाइम है, तो उसका हमने वहाँ पर मिस यूज किया हो फंड्स का। ऐसे ही हमें लग रहा है कि यार इस ड्यूरेशन के अंदर फ्रॉड होने की ज़्यादा संभावना रहती है इस प्रकार के बिजनेस के अंदर, तो हम उस ड्यूरेशन की टेस्ट ज़्यादा करते हैं, है ना। ये नहीं कि हम फिक्स नहीं, हम सिक्का उछाल करते नहीं करेंगे, हम खुद तय करेंगे पहले कि हमें कौन कौन से सैंपल लेना है। हम संभवतः ऐसे सैंपल लेंगे जहाँ ज़्यादा गलती पकड़ा के मारने के चांस रहे। तो ये क्या है, संपूर्ण जांच ना करके ये क्या है, प्रशिक्षण जांच है। मतलब हम संपूर्ण जांच नहीं कर सकते हैं, संपूर्ण जांच हम नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आदर्श नमूनों की जांच करते हैं। आंतरिक, एक ये वर्ड है, ये आपके बाद में आएगा, अपना टॉपिक भी है ये, मतलब एक तरह से आपका चैप्टर है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, तो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्या होती है वो देखिए। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है आपका वो, अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या बिजनेसमैन खुद मेंटेन करता है, जो उसका व्यापार संघ है वो खुद मेंटेन करेगा कि आपका बिजनेस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। मान लीजिए ये बहुत अधिक मजबूत, बहुत अधिक अच्छा बना रखा है आपने, तो जो ऑडिटर आएगा उसे नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो बहुत कम लेने पड़ेंगे, नहीं तो उसे नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे। यदि मान लो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका बहुत ख़राब है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, वहाँ पर अच्छे से अकाउंटिंग नहीं हो रही होगी, वहाँ बुक्स वगैरह हमको अच्छे से नहीं मिलेगी, तो उस दशा के अंदर हमें क्या करना है, ज़्यादा सैंपल लेने पड़ेंगे। और यदि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है तो हम सैंपल हम कम रखेंगे। चूंकि अंकेक्षण एक प्रशिक्षण जांच पर आधारित है, अतः गहराई व सुनियोजित रूप से किए गए गमन को अंकेक्षण नहीं पकड़ सकता है ये, क्योंकि एक ये सामान्य, अभी तो हमने कहा था भाई सामान्य जांच है, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हम डीपली किसी को जांच नहीं करते, हम एक सामान्य जांच करते हैं, विशिष्ट जांच नहीं कि सामान्य जांच है। तो मान लो बहुत सुनियोजित तरीके से बहुत दिमाग लगा कर किसी एम्प्लॉय ने यदि चोरी कर रखा है, तो जरूर नहीं कि हम चोरी को पकड़ ही पाएँ, तभी तो हम राय प्रकट करते हैं, हम तभी तो हम सर्टिफिकेट नहीं देते कि यहाँ चोरी हुई है नहीं, हम केवल राय प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारे पास में टाइम का भी अभाव होता है, हम पूरा टाइम वहाँ नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बोलेंगे सुनियोजित तरीके से यदि कोई गबन होता है तो वो आपका रह सकता है। अंकेक्षण किसी व्यापार की वित्तीय विवरणों की जांच है, तो ये क्या है कि व्यापार की वित्तीय विवरणों की ज़्यादा, वित्तीय विवरणों से मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं आपके, मोस्टली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आपका है पी एंड एल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट बोल दीजिए आप उसे, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट के बाद जो आएगा बैलेंस शीट आप बोल दीजिए। ठीक है, आपका जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया आपका, तो ये सारी चीज़ें आपके क्या में आती है, वित्तीय विवरणों के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। तो अब ये फाइनेंशियल, इस बात पे हमें इनकी टेस्ट करना है, इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ का जो व्यापार का आकार है वो छोटा है या बड़ा है या कैसा भी है, वो कैसा है वो सदा व्यापार का आकार छोटा है बड़ा है, लाभकारी है, हमने इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। अब कुछ चीज़ें जो अभी हमने यहाँ पर सीखी है, देखो एक सबसे बड़ी कुछ टर्म्स हैं जो हमने ना मतलब सिमिलर वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। एक होती है आपका लेखा कर्म, आप वर्ड पे जानेंगे लेखा कर्म अकाउंटेंसी। तो लेखा कर्म अकाउंटेंसी क्या है, बहुत बड़ा भाग है लेखा कर्म अकाउंटेंसी के अंदर, ये तीनों चीज़ें शामिल है लेखा कर्म अकाउंटिंग के अंदर। क्या कि बुक कीमिंग भी शामिल है उसके अंदर, अकाउंटिंग लेखा शास्त्र भी शामिल है उसके अंदर, और ऑडिटिंग भी उसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो लेखा कर्म अकाउंटेंसी एक बड़ी टर्म हो गई, अकाउंटिंग को हम बोलते हैं लेखांकन भी बोलते हैं, जैसे लेखांकन भी आप इसके अंदर शामिल है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पर हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो ये बताया गया कि अकाउंटेंसी का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट से मतलब होता है जिसके अंदर प्रैक्टिस की जाती है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसे हम बोलेंगे बुक कीपिंग पुस्तपालन, उससे हम क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग पुस्तकालन। अब इसके बाद में जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो सेकंड वर्क करते हैं हम अकाउंटिंग, तो इसमें इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल या प्रिंसिपल, क्योंकि आप यहाँ प्रिंसिपल्स का यूज करते हो कि कौन सी चीज़ तो बैलेंस शीट में आएगी, कौन सी चीज़ पी एंड एल अकाउंट में आएगी। आप यहाँ प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं ना, आपको बताया गया ना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। यदि आपने कोई एसेट्स खरीदी है तो आप उसे ना पी एंड एल अकाउंट में नहीं लिखकर कहाँ पर लिखोगे, आप उसे बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर लिखोगे। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, तो इस कारण इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, तभी से बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, क्या है अकाउंटिंग में होता है क्या है, पी एंड एल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। बुक कीपिंग में क्या होता है, अप टू ट्रायल बैलेंस।
चाहे वो बुक्स में मतलब आपके जो अकाउंट्स में चाहे पोस्टिंग करने का हो, चाहे बुक्स में रिकॉर्डिंग करना हो, अप टू ट्रायल बैलेंस के जो वर्क है वो तो आपके कहाँ पर आएंगे, पुस्तक पालन के अंदर, मतलब आपके प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर काउंट हुए गए। लेकिन उसके बाद का जो स्पेशलाइजेशन वर्क आप करते हो, जो बैलेंस शीट अकाउंट पेंट अकाउंट आप बनाते हो, वो कहाँ पर आएगा, आपका अकाउंटिंग थ्योरेटिकल प्रिंसिपल भाग के अंदर। और ये सारा कार्य होने के बाद में आप जो आलोचना करते हो, आप क्रिटिकल व्यू आपका रिप्रेजेंट करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑडिटिंग अंकेशक बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पर 3 पार्ट डिवाइडेशन कर दिए गए हैं हमारे पास यहाँ पर। क्या व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसे बुक कीपिंग, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल पार्ट है उसे हम अकाउंटिंग बोलेंगे, और क्रिटिकल जो पार्ट आता है हमारा क्रिटिकल पार्ट उसे हम बोलेंगे ऑडिटिंग अंकेशन बोलेंगे हम इसके। इसके बाद देखिए, अंकेशन का उद्देश्य केवल राय प्रकट करना है ना। पहले हम सत्यता की गारंटी नहीं देते हैं, हम केवल क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वापस वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, केवल राय प्रकट कर रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी आप वहाँ पर अपने नोट्स बनाएंगे, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट करेंगे। आप वर्ड्स के अंदर मिस नहीं करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। जो वर्ड्स, जो शब्द मैंने टेक्निकली जैसे यूज किए हैं वैसे के वैसे यूज करने हैं आपको। यदि आप इन वर्ड्स को हटाकर कोई दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देते हो एग्जाम के अंदर लिखते समय, तो आपके मार्क्स 100% कटेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप ध्यान देना, मैं वापस कह रहा हूँ, ये कोई बिजनेस मैनेजमेंट वाली थ्योरी नहीं है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाली थ्योरी नहीं है। तो आप समझिए ये अकाउंटिंग का थ्योरी का पार्ट है, ये ऑडिटिंग का अकाउंटिंग थ्योरी का पार्ट है। तो ये टेक्निकल चलता है पूरा पूरा टेक्निकल से मतलब ये आप एक एक शब्द को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्वांटिटी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस है क्वालिटी की। तो आपको क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप जो मेरे शब्द हैं उनको नोट्स बनाएं। आप यहाँ पर आप इसको बुक से कंपेयर करें, किसी बुक से, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ये सारा सब कुछ है ना 5-6 पेज के अंदर समझाया गया है, जबकि मैंने इसे 2 या 3 पेज के अंदर समराइज कर दिया है। तो आप केवल 2-3 पेज ही याद करेंगे। यदि आप ये लिख कर आते हो तो आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। यदि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 18 से 20 तक गेन कर सकते हो। लेकिन यदि आप पूरा याद कर लेते हो 5-6 पेज, और उसके बाद में आप गबड़ सबड़ हर कोई सा वर्ड कहीं से कहीं रिप्लेस कर देते हो, तो फिर आपके नंबर 100% कटेंगे ही कटेंगे। क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करके चलना है आपको। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ आप क्वांटिटी भर दो, आप ऐसे थ्योरेटिकल मान के इसमें हर कुछ लिखे जाओ, वैसा सब्जेक्ट ये नहीं है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें हर एक शब्द का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपको मैंने छाँट कर बहुत कम समराइज कर दिया गया है। तो इस समरी को आप पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू, ठीक है। और ये, हाँ, एक चीज़ और लास्ट में, ये पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विमलेश सिसोदिया। आग से हम डेली रेगुलर क्लास लेंगे, या फिर हम ये भी हो सकता है कि मेरा से टाइम कमी रही तो एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास में ले सकता हूँ आपकी। तो जब तक आप एक ही वीडियो को रिवाइज करें, इसे अपने कॉलेज के अलावा बाहर आसान किसी भी स्टूडेंट के साथ आप शेयर कर सकते हो। उसे हम ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स को ही हम व्हाट्सअप ग्रुप पर ऐड करते हैं, बाहर वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। तो आप अलग से आप व्यक्तिगत रूप से आपसे शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रही बात बुक की, तो बुक के लिए मैं बोलूँगा कि बुक्स आप रमेश बुक डिपो एप्लीकेशन की बुक आती है आपके ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट के नाम से, तो वहाँ परचेज करें। जिसे हम 5 राइटर या 6 राइटर बुक्स बोलते हैं, आरबीडी के नाम से आ जाएगी, वो आपको दे देगा। जैन, खंडेलवाल, पारी, अग्रवाल, शर्मा सिंह इसके राइटर हैं। तो वहाँ से आप इसने मंगा कर ये करें, आप ये कार्य करें, ठीक है। थैंक यू।